Hello everyone, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Inspiration Hub by Sonia। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की सीरीज बेसिकली। तो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हम करेंगे और इसमें क्या होगा कि आपको ये बेनिफिट होगा सीबीएसई एग्जाम्स के लिए भी, और ये रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे उसमें भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। मतलब डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आपके सीबीएसई एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी साथ के साथ इसमें हो जाएगी। तो आज जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं वो है क्लास 12 की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर हम लेने वाले हैं वो होगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम करने वाले हैं 12th की, हम 11th की भी करेंगे अपने आगे आने वाले वीडियोस में, लेकिन अभी हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक की जो 12th क्लास की केमिस्ट्री है वहां से। तो आपको जैसा कि पता है कि पी ब्लॉक में जो ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं 13 to 18 ग्रुप्स, जिसमें से कि 13 और 14 ग्रुप ये आप 11th क्लास में कर चुके हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15 से। तो ग्रुप नंबर 15 to 18 हम 12th क्लास की केमिस्ट्री में करते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप नंबर 15। ग्रुप 15 हमारा कौन सा ग्रुप है? दिस इज योर नाइट्रोजन फैमिली। इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली। मीन्स इसमें जो भी कंपाउंड्स हैं, सबसे मेन जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन का है और उसके बाद उसके नीचे अलग एलिमेंट्स प्रेजेंट है, नॉट कंपाउंड, एलिमेंट। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये जो एलिमेंट्स है हमारे ग्रुप 15 यानी कि नाइट्रोजन फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ना पास हुए सभी, ना पास हुए सभी। तो यहां से आप याद रख सकते हैं। देखिए, ना पास हुए हमने लाइन को जस्ट कंप्लीट करने के लिए ऐड कर लिया है, ना पास हुए सभी, ठीक है। आप यहां से याद कर सकते हैं क्योंकि 11th में जरूरी नहीं है कि सारे पास हो गए होके 12th में आए होंगे। कुछ आपके जो है कुछ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऐसे रहे होंगे जो कि फेल हो गए होंगे मे बी 11th क्लास में। तो सभी पास तो नहीं हुए ना पास हुए सभी। यहां से आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। N4 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन सभी एलिमेंट को हम स्टडी करेंगे ग्रुप 15 के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 15 को। तो देखिए, सबसे पहले ग्रुप 15 में क्या है कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारे ग्रुप 15 के मेंबर्स की, वो क्या होती है? NS2 NP3। देखने में ही पता लग रहा है यह जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसी कॉन्फ़िगरेशन है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हाफ फील्ड है। ये जो p ऑर्बिटल है ये हाफ फील्ड है और आपको 11th क्लास आप करके आए हैं तो आपको पता होगा कि ये जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो भी स्टेबल होता है, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज स्टेबल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है एज कंपेयर टू ग्रुप 15 एज वेल एज ग्रुप 16। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी वजह से स्टेबल होती है। आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है ये आपको पता होगा। द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove most loosely bound electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन गया कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप 15 मेंबर इज हायर देन दैट ऑफ द ग्रुप 14 एंड ग्रुप 16। तो रीजन क्या है? ड्यू टू इट्स हाफ फिल्ड stable electronic configuration।
आई थिंक इट इज क्लियर टू यू. ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है, हम इसके मेंबर्स के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ठीक है, अब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP3 है, तो 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3. मीन्स इसके जो लास्ट में हमारे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, वो लास्ट ऑर्बिटल में कितने आ रहे हैं, वो हमारे आ रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स p ऑर्बिटल्स में. ठीक है, अब इसको जो हम कंप्लीट कैसे करते हैं, इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम नोबल गैस के जो एलिमेंट्स हैं वो यहां पर लगा देते हैं. तो सबसे पहले हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जिनॉन, ये हमारे नोबल गैस एलिमेंट हैं. इसलिए हम बीच की कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखते हैं, जो यहां पर आ रही है उनकी जगह हम नोबल गैस को लगा देते हैं और यहां से हम इसको कंप्लीट करते हैं. अब आप देखिएगा कि इस वाली कॉन्फ़िगरेशन में तो यहां तक कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही आर्सेनिक पर पहुंचते हैं तो डी ऑर्बिटल आ जाता है. तो दैट इज 3d10, 4d10, 5d10 और यहां पर हमारा एक और आ जाता है f ऑर्बिटल के अंदर जो हमारा एलिमेंट है वो एंटर हो जाता है और ये बन जाता है 4f14. आई थिंक आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजीली आप लिख सकते हैं. सबसे पहले आप आउटर मोस्ट वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कीजिए, देन आप जो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखिए, नोबल गैस एलिमेंट्स को, और उसके बीच में कंप्लीट कर लीजिए हमारे डी और एफ ऑर्बिटल्स को. तो इससे आप इजीली इस ट्रिक से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की लिख सकते हैं. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस. बेसिकली हमें करने हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में यही हो जाता है कि ये जो फर्स्ट मेंबर है और जितनी भी पूरी पीरियोडिक टेबल है, यानी कि जो सेकंड पीरियड के जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट होते हैं ये सबसे अलग होते हैं, ये सबसे अलग हटकर चलते हैं बेसिकली. सॉरी. ठीक है, और ये जो अलग से हटकर चलने की प्रॉपर्टी होती है उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कह देते हैं anomalous behavior. That is known as anomalous behavior. मतलब सबसे अलग हटके चलते हैं, ये कुछ और कर रहे होंगे लेकिन ये अपनी मर्जी चला रहा होगा. ठीक है, ऐसे ही सारे जितने भी सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में वो एनोमेलस बिहेवियर शो करते हैं. एनोमेलस का मतलब क्या है, सबसे हटकर जो है बिहेवियर शो करते हैं. तो सबसे पहले है कि जो एलिमेंट्स हैं ये एनोमेलस बिहेवियर शो क्यों करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाई दिस नाइट्रोजन इन दिस ग्रुप और बेसिकली ऑल द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स दे शो एनोमेलस बिहेवियर. तो इसके कुछ पॉइंट हैं, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करते हैं. तो फर्स्ट थिंग तो है स्मॉल साइज. जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, सॉरी, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, स्मॉल साइज होता है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी होती है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इन सभी के जो एलिमेंट्स हैं उन सब में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है. दिस इज द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स. तो ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से जितने भी एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, या यहां पर अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन एनोमेलस बिहेवियर क्यों शो करता है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल. तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, मैंने असाइनमेंट बना रखी है, उस असाइनमेंट में से हम करेंगे. ठीक है, और अगर आप कहेंगे कि इसका पीडीएफ डाल दीजिए तो आप टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक दे रखा है उस पर क्लिक कीजिए और वहां पे जो है आप
ये जो इसके पीडीएफ में ही आपको क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सारे के सारे रीजनिंग टाइप क्वेश्चन जो कि हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट से बिलोंग करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये असाइनमेंट है मेरे पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड व्हाइल फास्फोरस फॉर्म्स PCl5, PF5, PF6 नेगेटिव। अब देखिए इन्होंने कहा है कि नाइट्रोजन जो है पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता, बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो पेंटाहेलाइड फॉर्म करते हैं। तो अभी अभी मैंने डिस्कस किया, ऐसा क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है, एनोमेलस बिहेवियर। अब पेंटाहेलाइड बनाने के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? डी ऑर्बिटल होना चाहिए, ताकि ये जो इसकी वैलेंसी है इसको ये एक्सटेंड कर सके, बट इसके पास जो है डी ऑर्बिटल होता ही नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इट कैन नॉट एक्सटेंड इट्स वैलेंसी। जब वैलेंसी एक्सटेंड ही नहीं हो पाएगी तो पेंटाहेलाइड बनेगा कैसे? ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं वाई बिस्मथ डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब जो लास्ट एलिमेंट है उसका वो भी पेंटाहेलाइड नहीं बनाता। अब इसके पेंटाहेलाइड ना बनाने के पीछे एक रीजन है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बेसिकली होता क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है। तो हम जानते हैं, इससे पहले इसके लिए आपको एक टर्म पता होने चाहिए, दैट इज योर स्क्रीनिंग इफेक्ट, या जिसको हम बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। तो चलिए देखते हैं क्या है ये चीज। हम डिस्कस करने वाले हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए बेसिकली होता क्या है कि सपोज यहां पर कोई सेलिब्रिटी है, दिस इज द सेलिब्रिटी। ड्राइंग पे मत जाइएगा, वैसे ही मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अब ये जहां पर भी सेलिब्रिटी जहां पर जाती है तो वहां पर क्या होते हैं, उसकी प्रोटेक्शन के लिए गार्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। और जैसे ही ये पब्लिक में निकलती हैं, जो सेलिब्रिटीज, जो भी फेमस लोग हैं, ये पब्लिक में जब निकलते हैं तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं इनको देखने के लिए, इनसे मिलने के लिए, इनके ऑटोग्राफ्स के लिए। ऐसा ही होता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और ये क्या चाहते हैं, इस तक अप्रोच करना। वो क्या चाहते हैं कि हम सेलिब्रिटी तक पहुंच पाएं, लेकिन इतना आसान नहीं होता सेलिब्रिटी तक पहुंचना, क्योंकि बीच में क्या आ जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड। ये क्या करते हैं, आपको रिपेल करते हैं इस सेलिब्रिटी से, बेसिकली नहीं पहुंचने देते। लेकिन आप क्या चाह रहे हैं, सेलिब्रिटी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ केमिस्ट्री में होता है। ये जो आपकी सेलिब्रिटी है, दिस इज योर न्यूक्लियस, और ये जो गार्ड हैं वो है हमारे इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स। दीज आर योर इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो पब्लिक है जो चाह रही है इनके पास जाना, दे आर योर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जो अट्रैक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इट मीन्स ये इनर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक शील्ड की तरह काम करते हैं कि हम नहीं पहुंचने देंगे तुम्हें वहां तक, जिसकी वजह से क्या होता है, इनके बीच की अट्रैक्शन कम हो गई। मीन्स दो टाइप के फोर्सेस पे इफेक्ट कर रहे हैं, एक तो रिपल्सिव फोर्स और एक अट्रैक्टिव फोर्स। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने चाहिए थे वो कम हो जाते हैं। तो इसी शील्ड को ये जो बना दी है इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन कम हो गई है, उसे हम बोल देते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, या फिर हम इसे बोल देते हैं शील्डिंग इफेक्ट। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया होगा।
तो अब हम देखते हैं कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? बेसिकली इनर्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है? इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव, जो कि रिएक्ट नहीं करते। इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव एलिमेंट, जो कि किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, जैसे कि आपकी इनर्ट गैसेस होती हैं। तो क्या होता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते चले जाते हैं, तो क्या होता है कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की जो एलिमेंट्स की टेंडेंसी है वो डिक्रीज होती जाती है। देखो क्या होते हैं कि जो हमारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन NH2 NP3 होते हैं, ग्रुप 15 एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो क्या करता है ये जो S वाला है, ये क्या कहता है कि भाई मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना बॉन्ड फॉर्मेशन में, मेरी एनर्जी पहले ही कम है, मैं तो अपने आप में खुद ही स्टेबल हूं, मैं तो अकेला ही खुश हूं, मुझे नहीं पार्टिसिपेट करना बॉन्डिंग के अंदर। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, तो पहले क्या थी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट थी, अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। इट मींस जैसे जैसे नीचे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी और +5 की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जाएगी। समझ आ रही है? क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर वाले शेल के, एस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कहते हैं, भाई मेरी एनर्जी तो पहले ही कम है, मुझे बॉन्ड में पार्टिसिपेट ही नहीं करना। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनरिएक्टिव हो गए। तो अनरिएक्टिव का मतलब क्या है, इनर्ट हो गया ये पेयर, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर इनर्ट हो गया, इसलिए इस इफेक्ट को क्या नाम दे दिया गया, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो दिस नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर ऑफ s ऑर्बिटल इज नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसकी वजह से जो फास्फोरस है वो पेंटाहेलाइड फॉर्म नहीं करता, क्योंकि उसमें जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो नाइट्रोजन फॉर्म्स पेंटाऑक्साइड बट इट डज नॉट फॉर्म पेंटाक्लोराइड। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा कि नाइट्रोजन जो है पेंटाऑक्साइड तो बना देता है, लेकिन ये पेंटाक्लोराइड नहीं बनाता। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है? होता क्या है कि जो नाइट्रोजन है ये बहुत अकोमोडेटिंग है, वो कहता है कि तुझे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है, शो कर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, क्योंकि जो ऑक्सीजन हमारा है, ऑक्सीजन ये एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ही बॉन्ड बना सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ ही बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये तो है N2O5 और यहाँ पर क्या है NCl5। तो बेसिकली डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स होने की वजह से यहाँ पर d ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट जो है कम हो जाती है और ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बॉन्ड बना लेता है और N2O5 की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो पेंटाऑक्साइड नाइट्रोजन का एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो पेंटाक्लोराइड है वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, व्हाई नाइट्रोजन इज अ गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है। इसमें एक कंसेप्ट आता है आपका पी बॉन्डिंग का। क्वेश्चन करने से पहले पूरी एनसीईआरटी को आप पढ़ लीजिएगा, तभी आपको क्वेश्चन जो है इजीली समझ में आते जाएंगे। बिल्कुल सीक्वेंस में हम चल रहे हैं, एनसीईआरटी में भी यही सीक्वेंस जो है क्वेश्चंस की दी गई है। व्हाई नाइट्रोजन इज अ गैस, तो जो नाइट्रोजन है वो पी मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। अब इस पी मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है कि ये जो नाइट्रोजन है अपने एग्जिस्टिंग नाइट्रोजन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। अब पी पाई क्यों हुई, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में, जैसे कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली सीरीज में बता चुकी हूं कि एक बॉन्ड होती है सिग्मा बॉन्ड और बाकी की 2 बॉन्ड्स क्या होती हैं, पाई बॉन्ड्स होती हैं। तो पी पाई बॉन्डिंग ये शो करता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के बीच में 3 एटम्स मतलब 3 बॉन्ड्स बन जाती हैं और ये नाइट्रोजन की फॉर्म में N2 की फॉर्म में
एग्जिस्ट करती है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन एग्जिस्ट एज O2 बट सल्फर इट एग्जिस्ट एज S8। अब जो ऑक्सीजन है वो O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और सल्फर S8 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो हमारा क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, सेम रीजन है कि ये जो है पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग शो करता है। अब पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होगी तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज फॉर्म हो जाएगी, जिसकी वजह से O2 मॉलिक्यूल जो है एग्जिस्ट करता है। या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि O2 जो है गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन सल्फर का क्या है, लार्ज साइज है। लार्ज साइज होने की वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि बॉन्डिंग कौन सी होती है, पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन्स की बॉन्डिंग नहीं होती, तो ये खिंचता चला जाता है, SSS8 की जो है S8 एटम बन जाता है, जिसकी वजह से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। क्लियर है? ये ऑल द नेक्स्ट ग्रुप का क्वेश्चन है, बट रीजनिंग सेम थी, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर डाल दिया ताकि आपको इजिली लर्न हो सके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जो फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, सॉरी फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है? सेम रीजन, जब ऑक्सीजन जो है O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, सॉरी 15 ग्रुप की एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो नाइट्रोजन जो है N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, और फॉस्फोरस P4 की फॉर्म में क्यों करता है? इसमें क्या थी, पी पाई बॉन्डिंग थी, पी पाई, और इसके अंदर पी पाई बॉन्डिंग नहीं है, इसके लार्ज साइज की वजह से। तो सेम रीजन इसमें आ जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स हैविंग NH OH FH बॉन्ड आर एक्सेप्शनली हाई, कि इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा क्यों होते हैं? आपको पता है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो कौन सी बॉन्ड होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू द अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अब जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो इसको मेल्ट करने के लिए या इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी या हीट भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है या जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई हो जाएगा। क्लियर है? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस +5 oxidation state is more stable than +3 oxidation state, but for bismuth +3 oxidation state is more stable than +5। तो ये चीज मैं आपको बता चुकी हूं पहले ही। तो क्या होगा कि मैंने बताया था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो क्या होता है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, इन्होंने कहा कि नाइट्रोजन के केस में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है और जो बिस्मथ है उसके केस में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो अब इसका रीजन आप इजीली दे सकते हैं। इसका रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट्स। अब अगर एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लेंगे तो सीधा सीधा लिख लेना ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या होता है कि जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो टेंडेंसी है वो, जो स्टेबिलिटी है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि जो अंदर का NH2 का इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट नहीं करता, जो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, तो इसकी वजह से इसकी रिक्वायरमेंट जो है मीन्स जो टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है और टोटल कितनी हो जाती है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है काम करती है। ठीक है, इजी है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट बैक कर दूंगी। ठीक है, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रीजन फॉर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड्स। कि जो हाइड्राइड्स का जो ऑर्डर है वो होता है
NH3, ट्रिफॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब ये जो ऑर्डर है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी का ऑर्डर ये होता है। अब पूछा है कि ये जो बेसिसिटी का ऑर्डर है ये क्यों होता है। अब बेसिक नेचर का मतलब आपको पता है, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए जिनको वो डोनेट कर सके। अब देखिए बात करते हैं NH3 के केस में। NH3 के केस में क्या है, जो NH बॉन्ड बन रही है इसमें जो नाइट्रोजन है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो भी किसकी तरफ आ जाएंगे, नाइट्रोजन की तरफ आ जाएंगे। इट मीन्स जो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो नाइट्रोजन पर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई तो एबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इसका बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें बिस्मथ के केस में, इसका साइज लार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी इतना नहीं है कि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन आ सके, तो जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या है, यहाँ पर कम है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए और इसकी जो बेसिसिटी है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मतलब क्या पता लग रहा है कि जो डाउन द ग्रुप है वो बेसिसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि एटम का जो है साइज बढ़ता जा रहा है। साइज बढ़ने के कारण जो है हमारा क्या हो रहा है, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है या जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एटम पे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। इज इट क्लियर टू यू? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। NH3 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। जो बॉइलिंग पॉइंट है NH3 का वो हायर होता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द PH3। तो सेम सा ही क्वेश्चन हो गया। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो बॉन्ड है इसके बीच में कौन सी बॉन्ड फॉर्म होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपेयर टू अदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जिसकी वजह से जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके CBSE एग्जाम्स के लिए भी, आपके नीट के एग्जाम के लिए भी, जेई के एग्जाम्स के लिए भी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। तो अभी के लिए हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। फिर जितनी लंबी हो जाती है वीडियो वो बहुत बोरिंग होती चली जाती है। अगर इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप मुझे टेलीग्राम जो मैंने आईडी दे रखी है उस पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे अपनी जो क्वेरीज हैं वो पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, ये सीरीज अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि अभी +2 में हैं या +2 कर चुके हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए। All the best to all of you. Thank you so much.